हेलो एवरीवन, जनरल स्टडी ऑफिशियल में सबका स्वागत है। मेरा नाम है आलोक रंजन। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली जीके वीडियो। जो पहला सवाल है कि कदम वंश की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी मयूर शर्मा ने कदम वंश की स्थापना की थी। जैसे जो कदम वंश था वो एक ब्राह्मण राजवंश था। इसकी स्थापना हुई थी 1404 शताब्दी, यानी आप ये मान के चलिए 345 ईस्वी में एडी में इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसके राजा थे वो पल्लव राज्य के एक तरीके से सरदार थे, और इन्होंने पल्लव राज्य से एक तरीके से विद्रोह कर दिया उनके व्यवहार से, और एक नए कर्नाटक प्रदेश में एक अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। कर्नाटक में एक छोटा सा राज्य था, उसको बोलते हैं कदम वंश। अगला है कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद, ये यजुर्वेद का ही एक पार्ट है। शुक्ल यजुर्वेद उसी से संबंधित है शतपथ ब्राह्मण। जो शतपथ ब्राह्मण है यजुर्वेद की एक शाखा है, और जो शतपथ ब्राह्मण इसके रचयिता थे याज्ञवल्क। याज्ञवल्क एक कानूनविद थे, जिन्होंने याज्ञवल्क स्मृति लिखी है। ये जो शतपथ ब्राह्मण है, तो शतपथ का मतलब होता है, जो इसमें लिखा गया है इसके अनुसार शतपथ का मतलब होता है 100 तरीके, यानी 100 रास्तों से किसी चीज को प्राप्त करना, उसको बोलते हैं शतपथ। जबकि जो ब्राह्मण है, इसका संस्कृत में ब्राह्मण में इसका मतलब होता है किसी प्रकार का जो पवित्र ज्ञान है या कोई आइडियोलॉजी यानी सिद्धांत है, उसकी व्याख्या करना, उसको बोलते हैं ब्राह्मण। तो ये होता है शतपथ ब्राह्मण का मतलब। अगला है कि कविराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के एक बहुत ही प्रतापी राजा थे, उन्होंने कविराज की उपाधि हासिल की थी। समुद्रगुप्त का जो साम्राज्य था वो 325 से लेकर 325 नहीं 335 होना चाहिए, ठीक है ना। 335 से लेकर 375 तक था, और वो एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। और चूंकि उनका साहित्य में भी बहुत रुचि थी, इसलिए उनको कविराज की उपाधि दी गई थी। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, आप जरा कमेंट करके हमें बताइएगा कि इनकी क्या क्या रचना है। समुद्रगुप्त के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक यूरोपीय थे वीए स्मिथ, इन्होंने इनको नेपोलियन की उपाधि दी थी। ओके। और समुद्रगुप्त के एक दरबारी थे, उनका नाम था हरिशेन, इन्होंने इनकी प्रशंसा करते हुए प्रयाग प्रशस्ति नामक एक पुस्तक लिखी है। प्रशस्ति बोलते हैं, प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा करना। अगला है कि मुगल साम्राज्य के बाद कौन सा राज्य सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मराठा साम्राज्य सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुआ था मुगल राज्य के अंत के बाद। जो मराठा साम्राज्य है, इसको एक तरीके से मानिए कि 1674 में शिवाजी ने इसकी स्थापना की थी। और जो पेशवा बाजीराव थे, बाजीराव प्रथम जिनको बोलते हैं, वो 1720 से लेकर 40 तक थे। इनके कार्यकाल में इसने बहुत तरक्की हासिल की और बहुत अपनी समृद्धि पे पहुंचा। और 1760 में जो मराठा साम्राज्य था वो सबसे बड़ा था, लगभग 28 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास मराठा साम्राज्य था, ठीक है। और ये सारे वंश जो है ये सब दिल्ली सल्तनत के वंश है। तो अगर हम दिल्ली सल्तनत की देखें उसमें कौन कौन से वंश है, तो सबसे पहले 1206 से लेकर के 90 तक रहा। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, डिलीट करता हूँ, ठीक है ना। 1206 से लेकर 90 तक रहा था, इसको बोलते हैं ममलुक डायनेस्टी बहुत जगह कहा जाता है, जबकि इसको वैसे गुलाम वंश कहा जाता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से गुलाम वंश, ठीक है। इसके बाद आया 1290 से लेकर 1320 तक, ये था खिलजी वंश, ऐसे लिखता हूँ। और 1320 से लेकर 1414 तक जो रहा, एक सेकंड, ये था तुगलक वंश, ओके। और तुगलक वंश के बाद से आया 1414 में, जो कि 51 तक रहा था, ये था सैयद वंश। और 51 से लेकर 1451 से लेकर के 1526 तक रहा लोधी वंश। और इसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। और मुगल वंश आप एक तरीके से बनी तो 1526 से लेकर के 1857 तक मुगल वंश रहा। बीच में मराठा साम्राज्य आया था। अगला है कि फारसी इस्लामिक विद्वान कमालुद्दीन अब्दुल रज्जाक इब्न इशाक समरकंदी 1440 में भारत आया। भारत के किस शहर में इन्होंने यात्रा की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा एक कालीकट, जो कि केरला में, यहाँ पे इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कहाँ के थे, फारस के थे, फारस जो आज का ईरान है। कालीकट जो है भारत के मालाबार तट पर स्थित है, और उसने कालीकट की संस्कृति के बारे में उपयोगी लेख लिखे हैं। अगला कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था, तो पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अफगानों के बीच हुआ था। आंसर हो जाएगा डी। पानीपत का तीसरा युद्ध सदाशिवराव भाऊ, उस समय जो मराठा के हेड थे, और जो अफगानी सेना के हेड थे अहमद शाह अब्दाली, इनके बीच हुआ था।
इसमें मराठाओं की हार हुई थी और लगभग 60 से 70 हजार सैनिक मारे गए और कई योग्य एक तरीके से मानिए योद्धा भी मारे गए। और इसके बाद से मराठा साम्राज्य का धीरे धीरे पतन शुरू हुआ और 1818 आते आते मराठा साम्राज्य पूरी तरीके से समाप्त हो गया। इसमें जो था ना अफगानों के जो रुहेल थे, अवध थे, इन राजाओं ने इनका साथ दिया था, जबकि मराठों को राजपूतों और जाटों का समर्थन नहीं मिला था। ये एक और बहुत बड़ी वजह थी मराठों के पराजय की। अगला है कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को किस स्थान पर फहराया गया था। तो इसका ये मॉडर्न इंडिया का सवाल है। इसका आंसर है सी, कोलकाता में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था और ये 1906 में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। अगला एक स्टेटमेंट है कि कांग्रेस वास्तव में बिना हथियारों के गृह युद्ध में है। ये स्टेटमेंट किसका है, ये पूछा गया है। स्टेटमेंट से क्वेश्चन कई बार सवाल जो है ना परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट है सैयद अहमद खान का। इनको सर सैयद अहमद भी कहा जाता है, सर की उपाधि उन्होंने अंग्रेजों ने दी थी। दरअसल जो सैयद अहमद थे कांग्रेस के खिलाफ थे, इन्होंने कांग्रेस की कड़ी निंदा की थी। ये एक मुस्लिम समाज सुधारक थे। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसका जब इन्होंने स्थापना की 1875 में, जिसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। लेकिन 1920 में सैडलर आयोग की अनुशंसा पे, सैडलर आयोग आप सबको पता होना चाहिए 1917 में आया था, जो शिक्षा से संबंधित था। सैडलर आयोग के अनुशंसा पे इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रख दिया गया। तो सर सैयद अहमद खान एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है, भारतीय समाज सुधारक के रूप में थे। इन्होंने मुस्लिम समाज सुधारने की बहुत कोशिश की। हालांकि इन पर आरोप लगते हैं कि इनके नीति की वजह से मुस्लिम हिंदू विभाजन भी हुआ। अगला है कि निम्नलिखित में से कम्युनल अवार्ड किसने प्रदान किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे जो मैकडोनाल्ड थे ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। इसकी घोषणा इन्होंने 1932 में की थी और इसके तहत क्या था कि सभी जो अल्पसंख्यक थे उनको एक तरीके से अलग से इलेक्टोरल, यानी उनको अलग से वोटिंग की व्यवस्था दी गई थी, जिससे भारतीय समाज में और ज्यादा विभाजन हुआ। जो 1909 में मार्लेमेंटो एक्ट में जो एक तरीके से सांप्रदायिकता की शुरुआत की गई थी, उसी की ये चरम पराकाष्ठा थी कम्युनल अवार्ड। और इसी के खिलाफ गांधी जी ने अनशन किया था और पूना में फिर जाकर के गांधी जी और अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ और उसी को पूना पैक्ट कहा जाता है। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव से भारतीय समाज में कौन से दो वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए। तो इसका आंसर है किसान और व्यापारी। भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था इसमें शुरू से किसान और व्यापारी इससे अलग रहे थे। तो किसान अपनी लड़ाई अलग लड़ते थे। किसानों की जो लड़ाई थी वो अपने जमीन को, जमींदारी व्यवस्था को लेकर थी, और जो व्यापारी थे इनकी भी लड़ाई नहीं थी, क्योंकि ये भी अंग्रेज के साथ रहते थे और अंग्रेजों के साथ ये व्यापार किया करते थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद चूंकि सारा अनाज सैनिकों के लिए ले जाया जाने लगा, तो खाद्यान्न की महंगाई बहुत बढ़ गई, किसानों की स्थिति और खराब हो गई और व्यापारियों से भी सारा व्यापार सिर्फ सबको कहा गया कि आप युद्ध सामग्री के हथियार बनाइए, इसलिए व्यापारी भी गुस्सा हो गए और इसके बाद किसान और व्यापारी भी जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था उससे जुड़ गए थे। जो पहला विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से लेकर 1918 के बीच हुआ था और इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने भी हिस्सा लिया था और इसमें गांधी जी ने भारतीय सैनिकों को प्रोत्साहित किया था हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों ने ये प्रॉमिस किया था कि आज़ादी के बाद भारतीयों को शासन का अधिकार दे दिया जाएगा, किंतु उन्होंने नहीं दिया था। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की जो 562 रियासतें थी इनको एकत्रित करने का भी काम किया था। इसके अलावा जो जवाहरलाल नेहरू थे वो संघ, ये प्रांतीय समिति वो संघ समिति के अध्यक्ष थे। अगला कि भारत का अटॉर्नी जनरल, जिसको महान न्यायवादी बोलते हैं, का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका दरअसल जो कार्यकाल है ना वो निश्चित नहीं है। हमारे संविधान में इसका कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है कब तक इनका कार्यकाल रहेगा। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के मन मुताबिक होता है, इसलिए का आंसर हो जाएगा डी, जितने समय तक राष्ट्रपति जी चाहें। कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि भारत के संविधान में महान न्यायवादी कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, अतः वह राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार कार्य करता है। भारत सरकार का जो मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, जो भारत सरकार की तरफ से उच्चतम न्यायालय में या कभी कभी उच्च न्यायालय में भी भारत सरकार का पक्ष रखता है, एक तरीके से भारत सरकार का वकील होता है, वो अटॉर्नी जनरल होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 में इसका प्रावधान किया गया है और उसी तरीके से राज्य में जो एडवोकेट जनरल होते हैं जिनको महाअधिवक्ता बोलते हैं, उनका प्रावधान आर्टिकल 165 में किया गया है। अगला है कि भारत के संविधान में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है। दरअसल ये आर्टिकल 19 की बात कर रहे हैं कि 19 में कितनी स्वतंत्रताएं
दी गई, तो कुल 6 दी गई है, मौजूदा समय में 6 हैं। वो 6 कौन से हैं? पहला, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता, भारत के किसी भाग में आवास की स्वतंत्रता, भारत के किसी भाग में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, संघ के निर्माण की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता। इन सबको याद कर लीजिएगा, क्योंकि एमपीपीसीएस में या और बहुत सारे एग्जाम में ये सीधे देता है कि आप लाइन से सारी स्वतंत्रताएं लिखें। एक और स्वतंत्रता वो कहती है संपत्ति का अधिकार, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन इसको 1978 में, आप सबको ध्यान होगा, 1978 में 44वें संशोधन से इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है, और अब ये एक कानूनी अधिकार है जो आर्टिकल 300A में उपस्थित है। अगला है कि दामोदर घाटी परियोजना किन प्रदेशों के बीच है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच है दामोदर घाटी परियोजना। ये दामोदर नदी पे है और ये भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। यह लगभग 24,235 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस परियोजना से सालाना 12,000 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है, और बांग्लादेश को, इस पर बहुत विवाद भी चलता है, बांग्लादेश को इस परियोजना के तहत बिजली प्रोवाइड कराई जाती है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय खगोलीय वेधशाला उपस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर में। दरअसल अब तो जम्मू कश्मीर अलग राज्य, ये लेह में स्थित है। लेह जो लद्दाख में, लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी है, ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है। और इसका जो संचालन करता है वो खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलोर द्वारा किया जाता है। एक जो कंट्रोवर्शियल बबली परियोजना है, ये किस नदी पे है? तो ये गोदावरी नदी पे है, ठीक है। और इसमें महाराष्ट्र सरकार और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद है। जो गोदावरी नदी है वो त्रयंबकेश्वर से निकलती है, ये महाराष्ट्र में है। तो ये नदी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में बहते हुए जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। भाई देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आज का इंपॉर्टेंट फैक्ट बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। पहला है कि इसके संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है, 563 ईसा पूर्व में। इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, इसको कुशीनारा भी कहा जाता है, कई कई किताबों में कुशीनारा लिखा रहता है। उत्तर प्रदेश में हुआ था 483 ईस्वी में। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान की प्राप्ति इनको फल्गु नदी के किनारे हुई थी, ये किनारे है, ठीक है। फल्गु नदी को निरंजना नदी भी बोलते हैं। इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ तो 35 वर्ष की आयु में हुआ था। 29 वर्ष में इन्होंने घर छोड़ा था, और लगभग 6 वर्ष की तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, और सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया है। बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, जबकि पुनर्जन्म को मानता है। बौद्ध संघ में शामिल होने की जो न्यूनतम आयु रखी गई थी वो 15 वर्ष थी। एक थे विद्वान सर एडविन आर्नोल्ड, इन्होंने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट हाउस कहा है, ठीक है। और तो ये थे आज का वीडियो। इन सबका पीडीएफ आप सबको पता है हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जो कि जनरल स्टडी ऑफिशियल है, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट।